नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अम्ल, क्षारक और लवण है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, अम्ल, क्षारक और लवण है ये दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी रसायन है और दैनिक जीवन में हम अधिकतर इन पदार्थों का या इन रसायनों का उपयोग करते हैं। अम्ल और क्षारक की जो बेसिक नॉलेज है वो आप सभी को है, यानी कि इनके जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको आता है। देखिए दोस्तों, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं और जो क्षारक होंगे वो कड़वे होंगे। यानी कि इनके स्वाद की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। जितने भी पदार्थ खट्टे होते हैं उन सभी के अंदर अम्ल पाया जाता है। अम्ल को अंग्रेजी के अंदर एसिड कहा जाता है और क्षारक को अंग्रेजी के अंदर बेस कहा जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इधर जो H+ आयन देंगे वो अम्ल होंगे और OH- आयन देंगे वो क्षारक होंगे। ये आरएनएस के अनुसार है। अब आगे बात करें, देखिए जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन जो दाता होते हैं वो अम्ल होते हैं और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्षारक होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो अम्ल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता वो क्षारक होते हैं। ये आरएनएस के अनुसार थी और प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के रूप में जो ब्रांस्टेड लोरी था, ब्रांस्टेड और लोरी, उन्होंने ये अम्ल और क्षारक की जो परिभाषा है वो दी थी कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल होते हैं और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्षारक होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही और इलेक्ट्रॉन दाता, ये जो लुईस था, लुईस ने ये अवधारणा दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो अम्ल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं वो क्षारक होते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन हमें इनका विस्तार से हमें पढ़ना है। अगर हम इनकी पहचान देखें, देखिए जिसमें OH आयन आपको दिखाई देगा और जो H दिखाई देगा वो क्या होंगे? अम्ल होंगे। जैसे उदाहरण दे HCl, H2SO4 और HNO3 और इसके अलावा देखिए CH3COOH, ये सारे के सारे अम्ल हैं। और जैसे CaOH2, MgOH2, NaOH, KOH, NaHCO3, ये सारे के सारे क्या हैं? क्षारक हैं। अधिकतर क्षारकों के अंदर आपको हाइड्रोक्सिल आयन है वो आपको दिखाई देगा। तो ये अम्ल और क्षारक के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, पहले अम्ल की बात करते हैं और फिर क्षारक की बात करते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त होंगे वो सारे के सारे प्राकृतिक अम्ल होंगे और जो रसायनों के द्वारा जो खनिज बनते हैं उनको खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे HCl खनिज अम्ल है, इसके अलावा H2SO4 ये भी खनिज अम्ल है, HNO3 खनिज अम्ल है, इसके अलावा H2CO3 ये सारे के सारे खनिज अम्ल हैं। और प्राकृतिक अम्ल देखो, एक तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है, सिरका के अंदर पाया जाता है। और मेथेनोइक अम्ल, अम्ल जिसको हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, फार्मिक अम्ल। अगर इसके सूत्र की बात करें तो HCOOH ये इसका सूत्र है और एसिटिक अम्ल का आप जानते हैं CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है। इसके अलावा देखो ये जो मेथेनोइक अम्ल है ये एक नेटल नामक पादप होता है, उसकी पत्तियों में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा देखो सिट्रिक अम्ल, ये सिट्रिक अम्ल है वो नींबू में पाया जाता है, नींबू के अंदर। और लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये लैक्टिक अम्ल दही या दूध में पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो ये सारे प्राकृतिक अम्ल हैं। प्राकृतिक अम्ल की दाहक क्षमता कम होती है, खा सकते हैं इनको, लेकिन इनको हम खा नहीं सकते क्योंकि ये इनमें बहुत ज्यादा दाहक क्षमता पाई जाती है, जलाने की क्षमता पाई जाती है।
एक तो हम अम्ल को इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। यहां पर देखिए जो H2SO4 है, शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये अम्लों का राजा है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसकी खपत किसी देश की औद्योगिक नीति को या औद्योगिक स्तर को बताती है, यानी कि जिस देश में H2SO4 ज्यादा खर्च होता है वो देश ज्यादा प्रगतिशील है उद्योगों के क्षेत्र में, क्योंकि H2SO4 का ज्यादा उपयोग उद्योगों के अंदर किया जाता है, जैसे बैटरी है, शीशा संचायक सेल वगैरह है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। HCl है, इसको नमक का तेजाब भी कहते हैं, क्योंकि HCl है, इसका उपयोग सफाई करने में इस प्रकार इसका यूज होता है। यहां पर एक चीज आती है अम्लराज, अम्लराज या एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। देखिए एक्वारेजिया या अम्लराज क्या होता है, इसमें HCl और HNO3 इन दोनों का हम मिश्रण लेते हैं, इसका अनुपात 3 होता है और इसका 1, यानी 3:1 में HCl और HNO3 लिया जाता है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण बनता है उसको अम्लराज कहा जाता है। ये एक भभकता हुआ द्रव है, इससे जो कठोर धातु हैं जैसे सोना, प्लेटिनम है, उसको भी ये पिघला सकता है, इतना पावरफुल होता है अम्लराज या एक्वारेजिया। प्रबल अम्ल क्या होंगे, जो आसानी से H+ आयन दे दें वो प्रबल अम्ल होंगे, और जो आसानी से H+ आयन नहीं देते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। H ये प्रबल क्षार हैं, प्रबल क्षारक हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में आसानी से OH- आयन देंगे। इसके अलावा जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH2, NaHCO3, इसके अलावा CaOH2, ये सारे के सारे क्या हैं, दुर्बल क्षारक हैं। ये जलीय विलयन के अंदर आसानी से OH आयन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से इनको दुर्बल क्षारक कहा जाता है। इन दुर्बल क्षारकों का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। यदि पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है या एसिडिटी हो जाती है तो इन दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है, ताकि उदासीनता आ जाती है और पेट में जो जलन वगैरह है वो समाप्त हो जाती है। सूचक, देखिए सूचक होता क्या है, पहले तो इस चीज को समझ लिए। देखिए हम किसी भी विलयन को उसको स्वाद से यानी चक्कर हमें उसका पता नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो एसिड है और इससे काफी नुकसान हो सकता है, जल सकते हैं। तो उनकी जांच के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उनको हम सूचक कहते हैं। सूचक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, और एक होता है कृत्रिम सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित। देखिए प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक सूचक, और जो मानव द्वारा या मशीनों के द्वारा निर्मित होते हैं उनको संश्लेषित या कृत्रिम सूचक कहा जाता है। प्राकृतिक सूचकों के अंदर एक तो देखो लिटमस पत्र आता है, लिटमस पत्थर। देखो ये लीचेन नामक जो पादप है उससे प्राप्त होता है, ये बैंगनी रंग का विलयन है और उससे लिटमस पत्थर बनाए जाते हैं। ये 2 कलर में होते हैं, लाल और नीले कलर के अंदर। एक होता है हल्दी, हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। आपने देखा होगा यदि हल्दी की क्षारक से क्रिया करवाएं या क्षारक की जांच करें तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे सफेद कपड़ों के अंदर जो हल्दी लग जाती है तो उस पर साबुन लगाते हैं तो लाल हो जाती है। एक होता है देखो गुड़हल, गुड़हल का पुष्प, ये भी प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा लौंग का तेल, लौंग का तेल ये भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। प्याज भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ये दोनों है गंधीय सूचक भी कहलाएंगे, क्योंकि इनकी गंध से हमें अम्ल और क्षारकता का पता लगता है, तो इसको गंधीय सूचक कहते हैं। और कृत्रिम सूचकों के अंदर देखो एक तो मेथिल ऑरेंज है, एक फिनोप्थलीन, ये दोनों क्या है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन कृत्रिम या संश्लेषित सूचक हैं। रासायनिक गुण देखिए, पहले हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की धातुओं से क्रिया। देखिए अम्ल और क्षारक दोनों ही धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों ही धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे जिंक की क्रिया हम सांद्र H2SO4 के साथ करवाएं तो जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। अब जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है इसको कैसे बनाया जाता है या इसकी जांच कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। देखिए इसमें एक फ्लास्क होता है, ये मैंने एक फ्लास्क लिया है। इस फ्लास्क के अंदर मैंने इधर से ऊपर से हम इसमें H2SO4 डालते हैं और इसके अंदर हमने दानेदार जो जिंक है वो हमने डाल दिया है। यहाँ पर एक निकास नली लगा देते हैं या गैस नली लगा देते हैं।
और इस नली का जो दूसरा मुंह है ये साबुन के विलयन के अंदर डुबो देते हैं। जैसे ये पात्र है, इस पात्र के अंदर साबुन का विलयन है, साबुन का विलयन। और ये निकास नली है, निकास नली। और ये फ्लास्क है, फ्लास्क। इसके अंदर दानेदार जिंक हमने डाला है और इधर से हम क्या डालेंगे, H2SO4 डालेंगे। जैसे ही हम इसमें H2SO4 डालेंगे तो ये क्रिया होगी, जो जिंक है इसके साथ H2SO4 की क्रिया होगी, तो इसमें जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो इधर से इसमें आएगी। यहाँ आने पर ये जो बुलबुले हैं हाइड्रोजन गैस के, क्योंकि साबुन का विलयन है तो बुलबुले बनेंगे। ये बुलबुले बाहर की तरफ हल्के होने के कारण ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे। यदि हम इन बुलबुलों के पास से जलती हुई कोई मोमबत्ती या माचिस की तीली लेकर आते हैं, ये जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली लेकर आते हैं, तो ये जो बुलबुले हैं वो पोप ध्वनि के साथ फटते हैं। पोप ध्वनि या फटफट की ध्वनि, पोप ध्वनि या फटफट की ध्वनि से ये फटेंगे। क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है ये एक विस्फोटक गैस है, ज्वलनशील गैस है, इसलिए ये जो बुलबुले हैं ये फटते हैं। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो बनने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो हाइड्रोजन गैस की जांच इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये जो क्रिया थी ये हमने धातु की अम्ल से क्रिया करवाई है। अब हम बात करें, देखिए धातु की अगर हम क्षारकों से क्रिया कराएं, NaOH ये क्षारक है, इससे क्रिया कराएं तो सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट ये बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो दोनों कंडीशन में चाहे अम्ल की क्रिया धातु से करवाएं या क्षारक की क्रिया धातु से करवाएं, यानी अम्ल और क्षारक दोनों ही धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया करवा दें, जैसे NaOH ये क्षारक है और इसकी अम्ल से क्रिया करवा दें, तो देखिए NaCl + H2, यानी कि अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये जो लवण है ये उदासीन है जो कि साधारण नमक है। इसका pH मान है वो 7 होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये जो क्षारक है ये परबल क्षारक है और ये परबल अम्ल है, ये परबल अम्ल है। तो परबल अम्ल और परबल क्षारक की अगर हम क्रिया करवाएं तो हमें NaCl प्राप्त होता है जो कि एक उदासीन लवण है। यदि हम ऐसे कर लें कि परबल तो क्या ले लें, क्षारक, और दुर्बल क्या ले लें, अम्ल। अब जो लवण बनेगा वो किस प्रकार का, देखो परबल क्षारक है ना, तो क्षारीय लवण बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। तो इसका जो pH मान होगा वो 7 से ज्यादा होगा, 7 से अधिक होगा, अधिक। जैसे हम परबल क्षारक ले लें, जैसे NaOH ले लिया, ये परबल क्षारक है, और दुर्बल अम्ल ले लें जैसे CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है। इसकी अगर परस्पर क्रिया होती है तो देखिए क्या बनेगा, CH3COONA + H2O। तो ये जो लवण बना है ये क्षारीय लवण है, इसका pH मान है 7 से ज्यादा है। इसी प्रकार यदि हम दुर्बल क्या ले लें, दुर्बल क्षारक ले लें और परबल क्या ले लें, अम्ल, परबल अम्ल। अब की बार जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण बनेगा, अम्लीय लवण, और साथ में जल बनेगा। तो ये जो अम्लीय लवण बना है इसका pH मान है वो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। जैसे दुर्बल क्षारक ले लिया हमने MgOH2, ये दुर्बल क्षारक है, और परबल अम्ल ले लिया HCl, तो इससे देखिए क्या बनेगा, MgCl2 + H2O। तो ये जो लवण बन रहा है ये लवण अम्लीय लवण होगा और इसका pH मान है वो 7 से कम होगा। तो इस प्रकार अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर अम्ल और क्षारक अपने अपने गुण खो देते हैं, यानी उनके जो गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है या बेकिंग सोडा है। इसी प्रकार Na2CO3, ये दोनों ही क्या है, सोडियम के यौगिक हैं। इनकी क्रिया HCl से करवाएं, यानी इनकी क्रिया, ये तो सोडियम या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, यानी धातु कार्बोनेट हो गया। इनकी परस्पर क्रिया करवाएं तो देखो एक तो NaCl बनेगा, एक CO2 गैस बनेगी और एक जल कण बनेगा। इसी प्रकार इसमें भी NaCl + CO2 और + H2O। तो इसमें जो गैस है वो CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जो जांच है वो मैंने
इस वीडियो के अंदर बता दिया है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं आप डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। देखिए अम्ल और क्षारक इनका दोनों का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का सुचालक होता है। यदि हम अम्ल और क्षारक का विलयन ना बनाए तो इसमें जो H+ आयन है जैसे HCl है या NaOH है, ये अम्ल है और ये क्षारक है। यदि इसका जलीय विलयन ना बनाए तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जबकि इनका जलीय विलयन बना दें, जलीय विलयन में इनके विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि ये जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। ये तो H+ प्लस Cl- में होगा और ये OH- प्लस Na+। इस प्रकार ये आयनों में वियोजित हो जाएगा, जिसकी वजह से विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी प्रकार जैसे एल्कोहल है, इसमें H+ आयन या OH- आयन होते हुए भी ये विद्युत का चालक नहीं होते, क्योंकि इसका जलीय विलयन है, उसमें जलीय विलयन में ये आयनित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एल्कोहल है ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है। बाद में जो pH आता है, pH इसके बारे में मैंने ये वीडियो बना रखा है, इसमें आप इसको जाकर देख सकते हैं। pH के महत्व, इसके महत्व को आप समझ लीजिए। देखिए एक तो जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा क्या होती है आप जानते हैं। जीवाश्म ईंधनों के जो दहन होता है, जीवाश्म ईंधनों के दहन से जो निकलने वाली जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये गैसें हैं, ये वायुमंडल में चली जाती हैं और वायुमंडल में जाके ये वर्षा का जल है उससे क्रिया कर लेती हैं, जिसे अम्ल बनाते हैं। जो वर्षा का जल है उसका pH मान है 5.6 से कम हो जाता है, जो वर्षा के रूप में नीचे आता है, उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद में देखो दंत क्षेप, हम जब भोजन करते हैं तो मुख के अंदर भोजन के टुकड़े रह जाते हैं और ये जो टुकड़े होते हैं इनको मुख में उपस्थित जो जीवाणु है वो अम्ल में बदल देता है, तो मुख का जो pH मान है वो 5.5 से कम हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारे दांतों के ऊपर दंत वल्क पाए जाते हैं, जो कि काफी कठोर भाग है। हमारे शरीर के सबसे जो कठोर भाग होते हैं वो दंत वल्क है या इनेमल है। तो ये जो दंत वल्क है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो कि अम्ल में घुलता है और मुख का pH मान 5.5 से कम हो जाता है। तो ये जो दंत वल्क है इसका ये शक्तिग्रस्त होने लगेगा, ये अपशित होने लगेगा, जिसको दंत क्षय कहते हैं। इसके बाद में देखिए हमारा जो शरीर है वो एक निश्चित pH मान पर कार्य करता है, इस बात को आप जानते हैं। मानव शरीर के pH से जो परास होती है वो 7 से लेकर 7.8 तक होता है, ठीक है। तो अगर अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान है वो जो 5.6 ही रह गया, तो ये हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है अम्लीय वर्षा। इसके अलावा देखिए जो हमारा उदर है या आमाशय है, आमाशय भी HCl जो है वो स्त्रावित करता है, यानी आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती हैं वहां से भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है, जिसको जठर रस कहते हैं। और इस जठर रस का जो pH मान होता है वो 1.2 होता है। तो ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यदि भोजन हमारे पेट के अंदर भोजन की कमी रहती है, यानी कि हम भोजन नहीं खाते हैं या भूखे रहते हैं, तो हमारे पेट के अंदर अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, यानी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। और उस वक्त जलन और दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो कोई भी जो क्षारीय प्रकृति की औषधि है या एंटासिड है उसका उपयोग करते हैं, जिसमें हम दुर्बल क्षारकों का उपयोग करते हैं। जैसे बेकिंग सोडा है, दुर्बल क्षारक है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने अभी आपको दंत क्षय के बारे में बताया, तो दंत क्षय से बचने के लिए हम क्षारीय प्रकृति की औषधि काम में लेते हैं या टूथपेस्ट काम में लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं या कुछ कीट होते हैं, वो भी हमारे शरीर को अगर हमें काट लेते हैं तो हमें जलन अनुभव होती है, क्योंकि वो भी हमारे त्वचा के अंदर अम्ल स्त्रावित करते हैं। उनसे राहत पाने के लिए भी हम क्षारीय प्रकृति की औषधि एंटीसेप्टिक है वो लगाते हैं, जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।